हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम अपने अगले वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें कल हमने 25 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन की किए थे 12th एग्रीकल्चर में, और आज उसके आगे के 25 क्वेश्चन मतलब लगभग 50 क्वेश्चन तक के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम कवर करेंगे। कल की वीडियो में आई थिंक कुछ थोड़ी सी एक दो जगह की दिक्कतें थी, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो दिक्कत थी कल की वीडियो में उसमें ये रहा था, एक क्वेश्चन था जहां पर हमने देखा था कि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा, ये आई थिंक शायद बताया नहीं था। तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा है हमारे पास 6%। ये हमें पता होना चाहिए भाई, 6% वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा है। दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन था कल कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पर 20.6% होती है, 20.6% होती है नाइट्रोजन परसेंटेज इन अमोनियम सल्फेट। ये दो क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन में और दिक्कत आई थी। एक क्वेश्चन में ये दिक्कत थी कि भाई पौधों को, प्लांट्स को जो है ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा वो चीज डिस्प्यूट है कि कहाँ पर है ये क्वेश्चन, आई थिंक हाँ ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है हमको किससे प्राप्त हो रही है, तो हम यहाँ कह रहे थे कि सर CO2 से जो है वो प्राप्त होती है। अब इसमें मैंने आपको शायद कल बता दिया था कि H2O से प्राप्त होती है, तो यहाँ पर इसका ये आंसर था एक्चुअली कि ये जो H2O से ऑक्सीजन है, पौधे जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, वो ऑक्सीजन किससे मिल रही है, H2O से। लेकिन पौधे को जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कैसे मिल रही है, पौधे जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं, रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं अपने, वो CO2 का जो है यूज कर रहे हैं, जिस CO2 को वो कन्वर्ट करते हैं C6H12O6 में। ठीक है, CO2 को कन्वर्ट करते हैं C6H12O6 में। तो यहां पर हमें क्या लिखना है कि CO2 से ही कार्बन और ऑक्सीजन दोनों CO2 से मिल रहे हैं, वाटर से जो मिल रहा है उसको वो रिलीज कर दे रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वो रिलीज कर दे रहा है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पर हमें ब्लैंक खालिस्तान को सल्फेट ऑफ पोटास जो है वो कहा जाता है। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो सल्फेट ऑफ पोटास है, जिसे हम SOP कहते हैं, SOP ये होता है K2SO4, K2SO4, इसको हम पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं। तो ये K2SO4 हो गया हमारा SOP, ठीक है, सल्फेट ऑफ पोटास। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लैंक ड्रेसिंग फसल पकने से पूर्व की जाती है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि दो तरीके से खाद देने की तरीके हमारे पास, खाद देने के एक्चुअली 3 तरीके हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हुआ है। खाद देने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है बेसल ड्रेसिंग, एक होता है बेसल ड्रेसिंग, दूसरा होता है टॉप ड्रेसिंग, दूसरा होता है टॉप ड्रेसिंग, और तीसरा होता है हमारे पास फोलियर एप्लीकेशन, फोलियर एप्लीकेशन। ठीक है, फोलियर एप्लीकेशन होता है। हिंदी में इसको बेसल ड्रेसिंग ही कहेंगे, इसको टॉप ड्रेसिंग ही कहेंगे, इसको हम पर्ण छिड़काव कह सकते हैं, पर्ण छिड़काव कह सकते हैं। मतलब हमको अगर जो खाद देना है, तो खाद देने का एक तरीका हो सकता है कि हम फसल की बुआई से पहले दे दें। जैसे हम म्यूरेट ऑफ जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट होता है, SSB जो होता है सिंगल सुपर फास्फेट, उसको हम फसल बोने से पहले देते हैं। तो अगर आप फसल बोने से पहले अगर खाद दे रहे हो, इसको हम बेसल ड्रेसिंग कह देंगे। टॉप ड्रेसिंग का मतलब जो फसल, खड़ी फसल है, उसके अंदर अगर आप खाद दे रहे हो, जैसे हम गेहूं के अंदर यूरिया देते हैं, ये क्या हो गया, टॉप ड्रेसिंग हो गया। फोलियर एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि आप जिस खाद को दे रहे हैं उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं देते हुए उसको लिक्विड फॉर्म में पत्तियों के ऊपर छिड़क के दे देते हैं, तो इसको हम फोलियर एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हम 2% यूरिया के घोल को भी जो है वो छिड़क सकते हैं खेत के अंदर, तो ये फोलियर एप्लीकेशन होता है। तो खाद देने के हमारे पास 3 तरीके हो सकते हैं, एक है बेसल ड्रेसिंग, दूसरा है हमारे पास टॉप ड्रेसिंग, और तीसरा हमारे पास क्या हो जाता है, फोलियर एप्लीकेशन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट जो है एक टाइप का किस तरीके का उर्वरक होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब 2 चीजें यहां पर आती है, इसमें एक चीज है पोटेशियम और दूसरा है नाइट्रेट। मतलब यहां पर सर हमारे पास पोटेशियम में पोटास होगा और नाइट्रेट में नाइट्रोजन होगा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा प्राथमिक पोषक तत्व है, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। अगर एक से ज्यादा, या तो 2 हो या तीनों हो, एक से ज्यादा प्राथमिक पोषक तत्व या प्राइमरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, तो ऐसे फर्टिलाइजर को हम क्या कहते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर को हम कंपाउंड फर्टिलाइजर कहते हैं, कंपाउंड
फर्टिलाइजर कहते हैं, कंपाउंड फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है भाई, तो कंपाउंड फर्टिलाइजर हो गया क्या हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, क्या हो गया कंपाउंड फर्टिलाइजर। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, यौगिक उर्वरक कहेंगे, यौगिक उर्वरक कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो गया भाई, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया हमारा कंपाउंड फर्टिलाइजर। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो धान में खैरा रोग किसकी कमी से हो रहा है, तो धान में अगर हम देखें खैरा डिसीज इन पेडी इज ऑकर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से जो है हमारे पास खैरा रोग जो है धान के अंदर हो रहा है। अगला है कि गेहूं की प्रमुख खरपतवार कौन सी है, तो गेहूं की प्रमुख खरपतवार में हमको लिखना है कि जो गेहूंसा होता है, गेहूंसा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इस इंग्लिश में इसको फेलेरिस माइनर कहेंगे, फेलेरिस माइनर कहते हैं। और यह भी पूछा जाता है कि इस फेलेरिस माइनर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या, हाँ साइंटिफिक नेम मैंने आपको बता दिया, गेहूंसा का फेलेरिस माइनर। ठीक है, इसको हिंदी में एक नाम और होता है, इसको हम गेहूं का मामा भी कहते हैं, गेहूं का मामा या गेहूंसा इसको कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो फेलेरिस माइनर हो जाता है। ठीक है, इसको कंट्रोल के लिए, ये क्वेश्चन जो है पीएससी में भी पूछा गया कि इसको कंट्रोल के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इसके कंट्रोल के लिए आइसोप्रोट्यूरान का यूज करते हैं, आइसोप्रोट्यूरान, हिंदी में भी हमको ऐसे ही लिखना है, आइसोप्रोट्यूरान का उपयोग करते हैं फेलेरिस माइनर के कंट्रोल के लिए, गेहूं का मामा या गेहूंसा के कंट्रोल के लिए। तो ये हमें पता होना चाहिए भाई, गेहूं की प्रमुख खरपतवार है, मोनोकाट की विड है, एक बीजपत्री खरपतवार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों को सर्वाधिक हानि होती है, पौधों को सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, कीट से होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर खरपतवार से होता है, किससे हो रहा है, तो सबसे ज्यादा पौधों को हानि होती है खरपतवार से, विड से। इंग्लिश में हम इसको लिख देंगे कि भाई सबसे ज्यादा विड, यहां पर लिखना है प्लांट आर मोस्ट हार्म्ड बाय विड, सबसे ज्यादा हार्मफुल विड है, यहां पे लिख देना है हमको कि खरपतवार जो होती है इससे सबसे ज्यादा नुकसान पौधों को होता है। हम दोनों लैंग्वेज की पीडीएफ कल की जो वीडियो थी उसके अंदर में जो वीडियो लेके आया था उसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंप्लीट वीडियो थी, और जो कंटेंट भी था वो इंग्लिश का ही कंटेंट था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि हिंदी को भी पैरेलल चलाया जाए, तो हम कंप्लीट सीरीज के अंदर हिंदी को भी पैरेलल ऐसे ही चलाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रखेंगे, तो जो कंटेंट रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों को हानि सबसे ज्यादा कैसे हो रही, खरपतवार से हो रही, ये भी ध्यान रखना कितनी हो रही सर, 33%, 33% जो हानि होती है, ये भी पूछा जाता है कि पौधों को, प्लांट्स को सबसे ज्यादा हानि हो रही है, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है किससे, वीड से, खरपतवार से, कितना हो रहा है सर 33%, 33%। अगला हो रहा है उखटा, विल्ट जो होता है, ये कैसा है सर, सॉइल बॉर्न है, विल्ट जो है वो सॉइल बॉर्न है, मृदा जनित रोग है, ये ध्यान रखना है। स्मट डिसीज होती है सीड बॉर्न या बीज जनित रोग है, बीज जनित सीड बॉर्न डिसीज है, सीड बॉर्न मतलब सीड के द्वारा फैलता है। गेरुआ जो होता है, गेरुआ कहते हैं रस्ट को, गेरुआ किसको कहते हैं, रस्ट को, यहां पर लिखा हुआ भी है। तो रस्ट जो होता है मेनली, जैसे हम ब्लैक रस्ट गेहूं के अंदर देखते हैं कि गेहूं के जैसे जब गेहूं पकने वाला होता है फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग के समय पे, तो उस समय पे क्या होता है कि जो कुछ हवाएं चलती, पहाड़ी एरियाओं से हवा चलती है, तो वो वहां से जो रस्ट होते हैं उसके स्पोर जो है उनको लेकर आती है, जिसकी वजह से गेहूं के ऊपर काले कलर के धब्बे जो है देखने को मिलते हैं, इसको कहते हैं रस्ट डिसीज। ठीक है, तो ये जो रस्ट होती है ये किससे फैल रही है, तो रस्ट जो होता है वो हवा से फैलता है। मैंने आपसे कहा क्या कि हवा के साथ स्पोर लेके आ रहा है, तो रस्ट की कौन फैला रही है, रस्ट रोग हवा से, या एयरबॉर्न डिसीज हो जाती है रस्ट, ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाई, खरपतवारों से कितने प्रतिशत हानि है, अभी हमने देखा 33% जो है हानि हो रही है, 33% हानि हो रही है। अगला है पौधे के संरक्षण में पौधों को किस किस से संरक्षित किया जा रहा है, प्लांट प्रोटेक्शन में आप किन किन चीजों से प्रोटेक्ट कर रहे हो। सर 3 चीजें हैं मेनली, हमारे पास इंसेक्ट है मतलब कीट है, हमारे पास डिसीज है मतलब बीमारियां हैं, और ऑल्सो यहां पर हमारे पास वीड है मतलब खरपतवार है। तो 3 चीजों से हमको बचाना है सर, कीट से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, खरपतवार से बचाना है, इंसेक्ट, डिसीज एंड वीड से जो है हमको प्रोटेक्ट करना है पौधों को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये क्वेश्चंस जो है मेनली मैं पिछले 3 सालों से इन क्वेश्चंस को नोटिस कर रहा हूं। पेपर में क्वेश्चन इनसे बाहर जाने की संभावना ही नहीं होती। 28 में से मिनिमम अगर देखें, मैं अगर रिस्क लेके भी कहूं तो 25 क्वेश्चन तो बहुत आराम से इनमें से आ जाते हैं। ठीक है ना,
तो हम अगर इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेते तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी ऑब्जेक्टिव की हो जाएगी। ठीक है, बथुआ चिनोपोडियम एल्बम इसका साइंटिफिक नेम है। कैसी खरपतवार है? तो बथुआ एक द्विबीजपत्री, ऐसा लिखा आएगा भाई हिंदी में, ठीक है, थोड़ा सा द्विबीजपत्री खरपतवार है भाई। इसको क्या कहेंगे? डाइकॉटवीड है इंग्लिश में। ठीक है, द्विबीजपत्री खरपतवार है बथुआ। बथुआ का साइंटिफिक नेम अगर देखें हम, वैज्ञानिक नाम, तो वो है हमारा चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ का साइंटिफिक नेम है। ठीक है भाई। तो दूब घास का वानस्पतिक नाम यहां पर पूछा है, इसका नाम है साइनोडोन डेक्टिलोन। क्या मैंने यहां पर नाम सही लिखा है? नाम में कुछ मिस्टेक है क्या? बिल्कुल सर मिस्टेक है। यहां पर मैंने जो डी लिखा हुआ है, इस डी को मुझे कैपिटल नहीं लिखना है, इस डी को मुझे स्मॉल लिखना है। अब जो भी बच्चे पेपर में लिख के आ रहे हैं उनको एक चीज का ध्यान रखना है, सर साइंटिफिक नेम को साइंटिफिक नेम के तरीके से लिखेंगे। जब हम इसको टाइप करते हैं तो हम इटैलिक फॉन्ट में करते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो ये ध्यान रखना है कि पहला वर्ड कैपिटल होगा सर, और दूसरा वर्ड जो है दूसरे नाम का स्मॉल होगा। तीसरा ये है कि हमें इसको जब पेपर में लिख के आ रहे हैं तो इसको हमको क्या कर देना है? अंडरलाइन कर देना है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर तरीका होता है। हैंड रिटन लिखेंगे तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो साइनोडोन डेक्टिलोन जो है वो दूब घास का वानस्पतिक नाम हो जाता है। हिंदी में भी ऐसा ही लिखना है हमको। क्या लिखना है सर? साइनोडोन डेक्टिलोन। ठीक है, ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, ब्लैंक खरपतवार, खालिस्तान खरपतवार का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। ब्लैंक वीड इज ऑल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल। तो कौन सी वीड? जो आपका बथुआ है, बथुआ जो होता है, ठीक है, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में जो है चीलिया, हमारे गांव में हम लोग इसको क्या कहते हैं? चीलिया कहते हैं। ये बथुआ जो होता है इसका क्या नाम है भाई? चिनोपोडियम जो होता है, चिनोपोडियम लिख दो आप, या इसको बथुआ भी लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले भी इसको बथुआ लिख सकते हैं। बथुआ जो है वो वेजिटेबल के रूप में, सब्जी के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक वीडीसाइड है। और कैसी वीडीसाइड है सर? सिलेक्टिव वीडीसाइड है, एक खरपतवार नाशक है। और कैसी है? तो इसको हम वर्णात्मक की खरपतवार नाशक कह सकते हैं। वर्णात्मक शाकनाशी लिख दो भाई, शाकनाशी लिख दो। वर्णात्मक शाकनाशी का मतलब होता है सिलेक्टिव वीडीसाइड। सिलेक्टिव वीडीसाइड का मतलब है सर कि आप गेहूं के अंदर डाल दो, चौड़ी पत्ती वाले सबको मार देगी, चौड़ी पत्ती वाले सबको मार देगी। जैसे सरसों अगर गेहूं के अंदर लगाए तो उसको मार देगी, गेहूं को नहीं मारेगी। इसलिए क्या कह रहे हैं? सिलेक्टिव वीडीसाइड है। दीमक का कंट्रोल सर कैसे करेंगे? तो दीमक का कंट्रोल किया जाता है एल्ड्रिन से। ये ध्यान रखना है, मेनली जो होता है एल्ड्रिन जो होता है इससे कंट्रोल करते हैं। एल्ड्रिन को हिंदी वाले भी एल्ड्रिन ही लिखेंगे भाई, एल्ड्रिन ऐसे लिख देना है, और इंग्लिश वाले लिख देंगे एल्ड्रिन। ठीक है, तो एल्ड्रिन से हम जो है वो दीमक का कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है? दीमक का कंट्रोल तक हमने देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम देखेंगे, अभी हमने बताया कि सर चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D का उपयोग हम कर सकते हैं। इंग्लिश में भी सर ब्रॉड लीफ वीड, ब्लैंक इज यूज्ड टू किल ब्रॉड लीफ वीड। तो 2,4-D का उपयोग, यहां पर भी 2,4-D का उपयोग हम करते हैं। अगला आता है बथुआ का वानस्पतिक नाम। अभी मैंने बताया कि भाई हमको क्या लिखना है? चिनोपोडियम एल्बम। अब फिर मैंने बड़ा लिख दिया था, तो ये ध्यान रखना है कि कैपिटल नहीं लिखना है, दूसरा नाम जो है स्मॉल लिखना है, अंडरलाइन करना है। चिनोपोडियम एल्बम जो है बथुआ का नाम हो जाता है। हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है, अगला है कि धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहां ध्यान रखना है हमें, स्टेम F34 का उपयोग करते हैं। यहां भी इंग्लिश में भी वही आएगा, स्टेम F34 का उपयोग जो है वो हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो मैंने आपको बताया कि गेहूं में किसका, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बजाय देखो, गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D का उपयोग भी करते हैं, लेकिन 2,4-D किसके लिए करेंगे? तो सर ब्रॉड लीफ के लिए करेंगे। ब्रॉड लीफ, जो चौड़ी पत्ती की खरपतवार होती है, चौड़ी पत्ती की जो खरपतवार होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D का उपयोग कर रहे हैं गेहूं में। लेकिन अगर यहां पर वो पूछते हैं कि जो गेहूं सा होता है फेलेरिस माइनर जो होता है, इसका कंट्रोल करना है तो किसका उपयोग करेंगे? मैं बता चुका हूं पहले कि आइसोप्रोट्यूरॉन का उपयोग करते हैं। आइसोप्रोट्यूरॉन का, हिंदी वाले भी आइसोप्रोट्यूरॉन ऐसे ही लिख देंगे।
ठीक है। तो फेलेरिस माइनर का अगर कंट्रोल करना है तो आइसोप्रोटिनॉन का उपयोग करेंगे, और अगर गेहूं में चौड़ी पत्ती के बारे में पूछ रहा है तो वहां पर 2,4-D का उपयोग जो है वो हम करते हैं। ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इंडिविजुअल कि भाई गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका उपयोग करते हैं, वो या तो ये देंगे कि गेहूं में चौड़ी पत्ती की खरपतवार नियंत्रण आपको करना है तो क्या आप यूज करेंगे, और अगर गेहूं में फेलेरिस माइनर या गेहूं सा को नियंत्रित करना है तो आप जो है वो किसका उपयोग करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अगला है कि हमारे पास है भाई डीडीटी का पूरा नाम। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो, हिंदी वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या होगा भाई? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी। थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिख देंगे सर, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है भाई, ये लिख देना। 2,4-D का पूरा नाम क्या है? तो इसको लिखना है 2,4-डाइफिनॉक्सी, 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इंग्लिश में भी ऐसे लिख देना। BHC का पूरा नाम क्या होगा? ये तो हमें पता ही है कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, हिंदी में बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो है इसका पूरा नाम हो जाता है BHC का। TCA का क्या होगा? TCA का पूरा नाम हाँ भाई, कहाँ पहुंचे थे हम? तो TCA का क्या पूरा नाम होगा भाई? देखो हमारे हिसाब से तो TCA का पूरा नाम क्या होना चाहिए? अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखा तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पर ट्राइक्लोरो, यहाँ पर होना चाहिए TCA का ट्राइक्लोरो एसिटिक, ठीक ऐसे लिखना, एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो TCA का पूरा नाम हो जाता है। गेहूं के खेत में चने का पौधा उगना। अब एक फसल के अंदर दूसरी फसल उग रही है तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम रिलेटिव वीड कहते हैं या संबंधित खरपतवार कहते हैं। संबंधित खरपतवार कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिलेटिव वीड कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव वीड कहेंगे अगर एक फसल के अंदर दूसरी फसल उग रही है, जैसे गेहूं में चना उग रहा है, रिलेटिव वीड, संबंधित खरपतवार। दूसरा एक और पूछा जाता है कि रोग्य खरपतवार किसे कहेंगे? जैसे गेहूं की एक किस्म है, गेहूं की कोई किस्म है, उसके अंदर गेहूं की ही कोई दूसरी किस्म का उग जाता है। एक ही फसल है जिसकी दूसरी वैरायटी अगर उसके अंदर उग जाती है, जैसे गेहूं में हम देखते हैं कि कुछ गेहूं जो है उनकी हाइट कम है, कुछ गेहूं उसके अंदर से निकलते हैं जिनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम रोग्य खरपतवार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रोग्य खरपतवार कहते हैं, रोगविड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल जो है हमने कवर कर लिया आज 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में। और अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास, टोटल मिला के अगर हम देखें तो 300 प्लस क्वेश्चन जो है मैं इसके अंदर लेके आऊंगा, और इससे बाहर जाने की संभावनाएं जो है वो बिल्कुल नहीं बनती है। अगर आपको ये सारे स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आते हैं तो आप पेपर को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।